की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी है। हर गांव में अब सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को दूध की उचित कीमत मिल सकेगी। साथ ही इससे गांव में डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल बिहार के कुल 39,073 गांव में 25,593 गांव में सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन हो चुका है और अगले 2 साल में हर गांव में सुधा का केंद्र स्थापित होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाके में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार का ये कितना बड़ा निर्णय होगा। गांव-गांव में स्वरोजगार पैदा करने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर गांव में दूध बिक्री केंद्र बढ़ाए जाएंगे, समिति बनाई जाएगी, जिसका सीधा फायदा दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। बढ़ते आगे, आज बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा पहुंचने वाले हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर होने वाले व्याख्यान में सभी विधायकों और मंत्रियों को शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया है। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह है और इसे लेकर के पूरे विधानसभा को सजाया गया है। खास बात यह है कि आज लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो पहुंचने वाले हैं विधानसभा इस स्थापना दिवस समारोह में। और इस स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है, जो विस्तारित भवन है, वहां पे ओम बिरला का जो है वो यहाँ पे संबोधन भी होगा। और आज जो विषय है वो सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र। जब विधायक सशक्त होंगे तो लोकतंत्र भी जो है वो सशक्त होगा। इस विषय पर ओम बिरला जो है यहाँ पे सेंट्रल हॉल में व्याख्यान करेंगे और लगभग तमाम विधायकों को यहाँ पे आने की, जो मंत्री हैं, तमाम लोगों को यहाँ पे आने की जो है वो आमंत्रण दिया गया है। इसे लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पे पूरे विधानसभा जो है वहाँ पे फूलों से सजाया गया है, बलून्स लगाए गए हैं। यहाँ पे स्वागत को लेकर के यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। यहाँ सुबह से ही जो फॉगिंग है वो भी की जा रही है। तो ये खास मौका है। पिछले साल जो है विधानसभा का जो 100वां स्थापना दिवस समारोह था, उस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में ये जो नया पीपल का जो पेड़ लगाया गया था, बिहार का जो चिन्ह है वो यहाँ पे लगाया गया था। और उसके बाद से यहाँ पे जो लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, एक बार फिर से जब यहाँ पे स्थापना दिवस समारोह हो रहा है तो बिहार के तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यहाँ पे संबोधन होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। आधी रात का हाई वोल्टेज ड्रामा, इकतीस साल पुराने मामले में एक्शन, सांसद के घर 50 से ज्यादा पुलिस, घंटों तक सवाल जवाब और बहस। देर रात पप्पू यादव गिरफ्तार। और अगली खबर आपको सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बताएंगे। देखिए, शुक्रवार की आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल पप्पू यादव के घर पहुंची। पटना स्थित आवास पर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस अधिकारियों से पप्पू यादव की तीखी बहस हुई है। वे रात को गिरफ्तारी नहीं होने की बात कर रहे थे, इस पर अड़े हुए थे कि वो रात में नहीं कहीं पर जाएंगे, लेकिन पुलिस भी अपने स्टैंड पर अड़िग थी, कायम रही और अंततः पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ही लिया।
और आईजीआईएमएस में चेकअप के लिए ले गई। हालांकि जब उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट कर दिया गया है, आज पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई क्यों? तो देखिए, आपको बता दें कि 31 साल पुराना ये मामला है। पटना के गर्दनी बाग में पप्पू यादव ने 1995 में एक मकान किराए पर लिया था और आरोप है कि उन्होंने इस मकान को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले लिया था। लेकिन पप्पू यादव ने इसमें सांसद कार्यालय खोल दिया, जिसको लेकर मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पप्पू यादव पर धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने के आरोप लगाए, जिसके बाद ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा। लेकिन पप्पू यादव बार बार तारीख मिलने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, कुर्की के आदेश दिए गए। बीती रात पप्पू यादव जैसे ही दिल्ली से पटना स्थित अपने आवास पर पहुंचे, भारी संख्या में पुलिस उनके घर पर पहुंची, गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगी और इसी दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। यहां तक कि पप्पू यादव ने पुलिस वालों पर जान से मारने की साजिश का भी आरोप लगा दिया। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, पटना आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और समर्थकों की भीड़ नजर आई है। गिरफ्तारी के दौरान बहस हुई, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद उन्हें आईजीआईएमएस में हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपको पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। तो देखिए, 31 साल पुराना यह मामला है जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और देर रात गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव का आईजीआईएमएस में चेकअप हुआ, फिर उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आज ही पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में पेशी के दौरान निर्णय किसके पक्ष में आता है। फिलहाल वारंट के आधार पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पुलिस बल ने कर ली है। देर रात शुक्रवार को ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पप्पू यादव इससे इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि आधी रात को वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस भी अपने एक्शन पर अड़िग रही, कायम रही और आखिरकार पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो ही गई। आपको बता दें कि पहले उन्हें आईजीआईएमएस ले जाया गया रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए और उसके बाद फिर उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। सांसद पप्पू यादव को पुलिस लेकर के पीएमसीएच पहुंची है और कल देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी उनके आवास से की गई। कल देर रात तक चले लगभग 2 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो वहाँ पे बेहोश भी हुए, जिसके बाद इलाज के लिए आईजीएमएस अस्पताल जो है वो पुलिस कल ले गई। पूरे रात जो है आईजीएमएस में इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। उनका कहना है कि यहाँ से फिर पुलिस जो है वो पीएमसीएच लाई है। आपको बता दें कि ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो पप्पू यादव को फिलहाल पुलिस लेकर के यहाँ पे इमरजेंसी में लेकर के पहुँची है और यहाँ पे उनका इलाज जो है वो शुरू हुआ है। सबसे खास बात है कि जिस मामले में लगभग 31 साल पुराना जो मामला है, इस पुराने मामले में वारंट जारी हुआ। वारंट जारी होने के बाद पुलिस जो है वो लगातार उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही। जो उनके जो कार्यकर्ता थे लगातार उसके साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अभी जो है पप्पू यादव को वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएमसीएच में यहाँ पे उनको भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जो है वो शुरू है। माना जा रहा है कि यहाँ पे इलाज के बाद पुलिस जो है आज दिन में यहाँ से पप्पू यादव को फिर से जो है एमपी एमएलए कोर्ट जो है वहाँ पे ले जा कर के पेशी करेगी और इस पेशी के बाद कोर्ट में फैसला होगा कि इन्हें जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव को जो पुलिस है वो पीएमसीएच में लाई है और पीएमसीएच में पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे मामले में पप्पू यादव लगातार यही कह रहे थे कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे और इससे बीच सियासी गलियारे से क्या बयान सामने आए हैं प्रवक्ताओं के, वो हम आपको पहले सुनवा देते हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। रवि, इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास, अपडेट क्या है? पप्पू यादव की स्थिति कैसी है पीएमसीएच में और साथ ही साथ कब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है?
देखिए, पप्पू यादव फिलहाल पीएमसीएच अस्पताल में जो है इमरजेंसी में पुलिस ने उनको भर्ती करवाया है और वहां पे उनका इलाज जो है वो चल रहा है। पिछले रात जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनके पास पहुंची थी तो वहां पे जो इंस्पेक्टर आए थे दीपक कुमार, जिनके साथ पप्पू यादव के साथ काफी कहा सुनी भी हुई। उनका कहना था कि रात में किसी कीमत पर जो है वो थाने नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ पे जो सिटी एसपी हैं भानु प्रताप सिंह वो पहुंचे, डीएसपी वो पहुंची और लगभग 100 से ज्यादा पुलिस बल मंगाया गया, क्योंकि कार्यकर्ता भारी संख्या में थे और लगातार पुलिस के साथ नोकझोंक हो रही थी। वहां के बाद जो है वो पुलिस आईजीएमएस ले गई। पूरे रात जो है आईजीएमएस में इलाज चला है, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहे थे उस समय से वो गिर पड़े। वो कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो बेहोश हो गए हैं, उनके लगातार इलाज चलती है, वो दवा खाते हैं। इसलिए पुलिस जो है आज सुबह सुबह पीएमसीएच ले गई है और माना जा रहा है कि यहाँ से 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ पे उनकी पेशी होगी। लेकिन देखिए, ये पूरा जो मामला है, जिस तरीके से एक छोटा सा मामला था, लेकिन पप्पू यादव इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण आज गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 1994 में जब पहली बार ये सांसद बने थे और वो सांसद बनने के बाद पटना आए थे तो उन्होंने यहाँ पर अपना मकान लिया था और कहा था कि अपने निजी रहने के लिए भाड़े पे मकान चाहिए। लेकिन यहाँ पे रहने के बाद जब लगातार कार्यकर्ता पहुंचने लगे, दफ्तर की तरह जो है उसका इस्तेमाल होने लगा, तो मकान मालिक ने खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोज 100 लोग आते हैं और मैंने कमरा आपको रहने के लिए दिया था, कार्यालय के लिए नहीं। लेकिन उसके बाद वो मामला कोर्ट तक पहुंचा। 95 से लेकर के आपको पता है 98 में ये चार्ज फ्रेम हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है पप्पू यादव लगातार कोर्ट में लगातार सुनवाई होती रही, वहां नहीं पहुंचे। तो जाकर के बाद में फिर कुर्की जब्ती का आदेश होता है और जब संसद से, पार्लियामेंट से, लोकसभा का वहां से सेशन करके जब पटना लौटते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। अब पूरा मामला जो है वो कोर्ट के पाले में है और माना जा रहा है कि कोर्ट में जब पेशी होगी तो यहाँ पे कोर्ट में फैसला होगा कि उन्हें आखिर क्या जेल भेजा जाता है या फिर वहां से जमानत दी जाती है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी रवि कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या आगे एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो पप्पू यादव से जुड़ी आपको जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता रवेश नारायण, जिसमें आपने जाना कि कैसे आज पप्पू यादव की पेशी कोर्ट में होनी है। देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया में ग्रामीणों की प्रताड़ना और सजा से शर्मसार एक नाबालिग लड़की ने मौत को गले लगा लिया है। हालांकि उसके परिजनों ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। ये मामला बेतिया के शिकारपुर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसे ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाबालिग लड़के का हाथ पैर बांधकर उसे तालिबानी सजा दे दी। जमकर पिटाई की, बाल काट दिए, मुंह पर काली पोता, निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। जिसके बाद बता रहे हैं कि इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हुआ, जो युवती तक पहुंचा और युवती ने उसे देखकर घर में फांसी लगा ली। हालांकि युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। युवती के परिजनों ने गांव के पंचपति इश्तिखार अहमद और उनकी पत्नी रवैया सहित कई लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आगे की जाँच जारी है। मरुआ सन मार के पुल में बांध देगो सन, लिया के ओकरा के कहाँ दुलुकुआ देगो सन लड़की के। आ तब लगभग सन एगो घर में लड़की रहे तो लगभग से कहे ई लोग खोलस ही है, बताओ जल्दी अगर के लगभग से मारे ई कहे ना। आ झूठो के लगभग से चारू ओर खोज है, कह सन जी भगा दिल बड़े सन कनी ई भगौले बिया। रखही में एक नाबालिग लड़की का प्रथम दृष्टया फांसी लगा के आत्महत्या करने की बात लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन जब पुलिस टीम आई है तो लड़की के बदन पर 1-2 जख्म भी पाया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुन्ना, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? क्या जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन अब तक लिया गया? को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। और पूरा मामला गुरुवार की देर रात से शुरू होती है, जब एक प्रेमी युगल को ग्रामीण पकड़ते हैं और पकड़ने के साथ ही उन्हें सजा के लिए किया जाता है। उस युवती के साथ, उस किशोरी के साथ उस किशोर का भी वीडियो बनाया और
इस दौरान लड़की तो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन करीब 8 घंटे तक यातनाएं उस किशोर के साथ चल रहा है। उसके बाल मुड़वाया जाता है, उसके चेहरे पर कालिख पोती जाती है, उसको अर्धनग्न किया जाता है और पूरे गांव में तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकती हैं किस तरह से यातनाएं दी जा रही है। तो पूरा मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के साथ ही जब किशोरी तक यह मामला पहुंचता है तो किशोरी फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेती है और खुदकुशी की सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तब कड़ी दर कड़ी पूरे मामले की सच्चाई सामने आती है। फिलहाल परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ने आत्महत्या की बात कही है। तो पूरे मामले में जो शुरुआती दौर से जो प्रेमी युगल को जो यातनाएं देने की जो बात थी, कितने लोग उस मामले में शामिल हैं, सभी लोगों को चिन्हित करने की कवायद चल रही है और पुलिस की एक टीम गांव में भी कैंप कर रही है और दूसरी टीम को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या हो पा रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो तालिबानी फैसला ग्रामीणों ने सुनाया और तमाम यातनाएं उस नाबालिग जोड़ों पर जो बरपाया गया है उसको लेकर पुलिस पर की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल कैसे बढ़ती है। और देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने छठी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस बड़ी जीत में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी सबसे बड़ी हाईलाइट रही। वैभव सूर्यवंशी ने 15 छक्के 15 चौके लगाकर 175 रन ऐतिहासिक पारी खेली। भारतीय टीम ने 411 रनों का विशाल स्कोर रखा। जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम ने 100 रन से मुकाबला जीतकर छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया के इस कमाल को पीएम मोदी ने सलाम किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत का क्रिकेट टैलेंट एक बार फिर चमक रहा है। पीएम ने टीम के खेल, हुनर, अनुशासन की तारीफ करते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बताया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन टीम को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उनके खेल के प्रति उनके उत्साह को भी सराहा है और साथ ही साथ युवाओं के लिए इंडियन टीम को प्रेरणा बताया है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सोशल मीडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। बढ़ते आगे, रोहतास के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के ढोढंडी गांव में नाच देखने के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति मृतक युवक का करीबी मित्र था। जानकारी के अनुसार सूर्यपुरा के ढोढंडी गांव में शादी समारोह में नाच का प्रोग्राम रखा गया, जहां नाच देखने के दौरान एक युवक ने गोली चला दी, जिससे वीर बहादुर सिंह नाम के युवक की मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों में नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवक को गोली मार दी गई होगी। ये बारात भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के यादवपुर से गई हुई थी। लेकिन ये घटना कम्प्लीटली हत्या की है, क्योंकि मृतक पर एक से ज़्यादा फायर किए गए हैं और वो भी सब गर्दन से ऊपर हेड में। मृतक का नाम वीर बहादुर सिंह है, पिता का नाम राजेश्वर सिंह है। ये धोरंडी गांव की घटना है जो सिसपुरा थाना में है। हत्यारा भी उसका क्लोज फ्रेंड ही था। और देखिए, पूर्वी चंपारण के विभिन्न थानों में पुलिस मित्र की फर्जी बहाली के मामले में एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है और इस मामले में नीरज कुमार वर्मा और अफसर कमाल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 3 आरोपियों पर इनाम की घोषणा हुई है। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार के लिए समस्तीपुर, वैशाली, मोतिहारी और पटना से कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस मित्र का बोर्ड लगा गाड़ी जब्त किया। जांच अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 2 गिरफ्तारी कर ली गई है और जितने भी मास्टरमाइंड्स थे, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। इसमें से 3 मुख्य अपराधियों पर इनाम की घोषणा पुलिस के द्वारा की गई है और उनके विरुद्ध जो है हम लोग वारंट प्राप्त कर रहे हैं माननीय न्यायालय से और जल्दी जल्द इनके विरुद्ध जो है इश्तिहार और कुर्की की जो कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन की मोहलत पुलिस के द्वारा दी गई है कि ये तीनों अपराधी जो हैं वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष जो है वो सरेंडर करें अथवा उनके घर की कुर्की की जाएगी।
और देखिए, अवैध बालू खनन को लेकर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, जिसके बाद अब कार्रवाई काफी तेज हो गई है। मोतिहारी में उजले बालू के अवैध खनन को लेकर प्रशासन बालू माफियाओं के खिलाफ अब कार्रवाई तेज कर दिया गया है, क्योंकि जिले में कई बालू घाट हैं जिसकी नीलामी नहीं हुई और उन घाटों पर बालू माफिया उजले बालू का खनन कर रहे हैं और मालामाल हो रहे हैं। लेकिन अब विभागीय अधिकारी टारगेट बनाकर कार्रवाई करने के फिराक में हैं। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि बालू घाटों पर खनन की सूचना मिलते ही कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग थाना के साथ रेड करते हैं और हम लोग जो भी अवैध खनन में वाहन पाया जाता है उस पर प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। कि जैसे अभी मार्च एंड भी होने वाला है, तो हम लोग अपना नंबर ऑफ रेड बढ़ा रहे हैं और पुलिस का सहयोग ले रहे हैं। इस लास्ट मंथ में जनवरी 2026 में हम लोगों ने मुफस्सिल थाना में 3 ट्रैक्टर को जब्त करके जिस पे अवैध उजला बालू लादा गया था। और देखिए, भारत अमेरिका डील पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है। इस पर पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद करता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसान, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। ये महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान भी देगा। देखिए, अमेरिका ने भारत पर से 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया। अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर लगा 25% टैरिफ हटाया है। आज सुबह 10:30 बजे के बाद भारत से हट जाएगा 25% टैरिफ। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातों को बहुत फायदा मिलने वाला है। फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटेगा। और टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी। हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।